औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइकोएनालिटिक मेथड, ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। इससे नेक्स्ट स्लाइड जो है ना प्री डेवलपमेंटल स्टेजेज़ है। अभी ये जो 5 स्टेजेज़ है, ये किस बुनियाद पे है? लिबिडो की है। लिबिडो में हम क्या स्टडी करते हैं कि हमारे जो सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं सब लोगों की, वो क्या करते हैं, हम इसमें लिबिडो की थ्योरी में हम स्टडी करते हैं। तो ये जो 5 स्टेजेज़ है, ये बेसिकली लिबिडो के ऊपर बने थे। तो इसमें बेसिकली अगर इसका सारा खुलासा देखें तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो बच्चा होता है इस स्टेज में, इससे ग्रेटिफिकेशन लेता है, मतलब इससे मज़ा हुआ अख़ज़ करता है। तो जो ओरल स्टेज में जब होता है, मतलब बर्थ से लेकर 18 मंथ तक जो बच्चा होता है, वो अपना ग्रेटिफिकेशन किस चीज़ से करता है? अपनी माँ की जो सकिंग करता है मिल्क की, तो मतलब माँ अपने बच्चे को दूध देती है, उस दरमियान ये अपना क्या करता है? ग्रेटिफिकेशन उससे पूरा करता है। मेजर site of tension and gratification is the mouth, lips and tongue includes biting and sucking activities। जैसे मैंने आपको बताया ना कि माँ के लिए वो सकिंग करते हैं माँ से, तो उससे वो अपना क्या करता है? ग्रेटिफिकेशन पूरा करता है। इट इज प्रेजेंट एट बर्थ। ये जो एड है ना, एड में हमारे पास ये होता है कि एक बच्चे को एक चीज चाहिए, तो वो चीज उसको चाहिए। ये नहीं सोचता कि ये मेरे पास कैसे आएगी, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, वो ये नहीं सोचता, लेकिन एक चीज के पीछे वो बस लग जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास है इसमें एनल स्टेज। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपना ग्रेटिफिकेशन लेता है। अब एनल स्टेज में जब ये आता है 18 से लेकर 36 मंथ तक, इसमें जो बच्चा होता है ना, ये अपना ग्रेटिफिकेशन किस चीज़ से लेता है? एनल से वो पूरा कर लेता है। मतलब अपना वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीट करके उसे अपना ग्रेटिफिकेशन पूरा कर देता है। ईगो डेवलप ग्रेजुअली फ्रॉम रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट बर्थ। देखो, हमारे पास एक ईगो है ना, ईगो एड है और एक ईगो है। ये आगे आ भी रहा है। एड में हमारे पास एक बच्चा जो होता है ना, उसको एक चीज़ चाहिए होता है, लेकिन ईगो में ये फिर ये जो 18 से 36 मंथ तक ये बच्चा होता है, फिर ये इसके लिए सोचता है कि अगर मुझे एक एड की चीज़ चाहिए, तो मैं उसको कैसे हासिल कर सकता हूँ? अब मिसाल के तौर पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब एक बच्चा है, उसने दुकान में जाके एक कार को देख लिया, मतलब छोटे से बच्चे होते हैं ना, उसके छोटे जो किन्नौल है, उसको देख लिया। एड में अब ये दुकानदार को, अब एड में ये बच्चा है, उसको क्या करेगा? उस दुकानदार को कहेगा कि मुझे ये कार चाहिए। तो वो उसको चाहिए, मतलब वो ये नहीं सोचता कि इसको दुकानदार को पैसे देने पड़ेंगे, फिर ये मुझे ये देगा। तो ये एड में आता है। अब ईगो में ये जो बच्चा होता है ना, ये थोड़ा-सा डेवलप हो जाता है, इसका ब्रेन जो है ना, थोड़ा-सा कॉग्निटिव जो लेवल है वो बढ़ जाता है ईगो में। तो ये ईगो में ये अब ये क्या करेगा? अगर वो किनौला है, तो ये घर में आके अम्मी को कहेगा, अब्बू को कहेगा कि मुझे पैसे दे, मैंने ये गाड़ी लेनी है। तो ये ईगो का है, ठीक है? एनस एंड सराउंडिंग एरिया आर मेजर सोर्स ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट को सीक्रेट करके उससे क्या करता है? अपना ग्रेटिफिकेशन जो है वो उससे पूरा करता है। वॉलंटरी स्प्लेंटर कंट्रोल टॉयलेट ट्रेनिंग एज़ एक्वायर्ड। इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि बच्चे को हम ट्रेनिंग देते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं कि आपको जब ये अर्ज फील हो जाए कि आपने यूरिनेशन करना है, टीसी करना है, तो आपने ये वॉशरूम में आके इस तरह हम सारा कुछ उसको दिखाते हैं कि इस तरह आपने करना है। तो बाद में अगर फिर प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कि अब बड़े-बड़े लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब रात के टाइम से यूरिनेशन वो प्रोसेस जो है ना वो हो जाता है। तो ये एनल स्टेज में असल में उसकी जो ये है ना, वॉलंटरी स्पेंटल कंट्रोल, ये ट्रेनिंग उसको नहीं दी होती है। तो इस वजह से जो एनल स्टेज है उसमें बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अच्छा, 3 नंबर पर हमारे पास है, इस स्टेज में जो हमारे पास बच्चे होते हैं ना, वो अपने प्राइवेट जो जेनिटल प्राइवेट ऑर्गन है, उसको टच करके उससे क्या करते हैं? अपना ग्रेटिफिकेशन जो है ना, वो पूरा कर लेते हैं। ठीक है? आपने ये याद रखना है। और पीलिक स्टेज हम किसको कहते हैं कि 3 से 5 ईयर को जब ये होता है ना, तो उसको हम पीलिक स्टेज कहते हैं। ठीक है? जेनिटल इज़ द फोकस ऑफ इंटरेस्ट, स्टिमुलेशन एंड एक्साइटमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं ना, वो उसको टच करके उससे क्या करता है? अपने ग्रेटिफिकेशन पूरा करता है। पेनिस इज़ द ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ सेक्सेस। सही है? मतलब मैंने आपको बता दिया कि अभी उस स्टेज में आप उसको एनएस से मिलती थी, एनल में एनएस से मिलती थी, अपना वेस्ट प्रोडक्ट उसको सीक्रेट करके उससे ग्रेटिफिकेशन हासिल करता था, और ओरल में हमारे पास सकिंग से ये करता था। अब पीलिक में हमारे पास ये ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ना प्राइवेट पार्ट में आता है, ये इसको टच करके इससे क्या करता है? ग्रेटिफिकेशन
वो करता है। मास्टरबेशन इज़ कॉमन। देखिए मास्टरबेशन तो मतलब ये नई स्टेज में तो नहीं हो सकता लेकिन ये उसको टच करके उससे जो है ना वो अपना ग्रेटिफिकेशन हासिल करता है, ठीक है? पेनिस envy seen and girl audible complex ways to marry opposite sex parent and be a red and same parent and seen and boy and girls देखिए हमारे पास एक ऑडिबल कम्प्लेक्स होता है ये जो ऑडिबल कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि जो अपोज़िट सेक्स है उसके साथ हमारी इंटरेक्शन हो जाती है। मतलब एक बेटी है, वो अपनी बाप के साथ उसका इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली भी ऐसे ही होता है ना मतलब जो बाप होता है ना वो बेटी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो मॉम होती है ना वो बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं ऑडिबल कॉम्प्लेक्स कहती है कि माँ के साथ बेटे की जो वो है इंटरेक्शन हो जाती है मतलब कि वो हो जाती है और जो बेटी है उसकी बाप के साथ जो है ना वो हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं ऑडिबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास लेटेंसी आती है। लेटेंसी में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास 5 टू 11 ईयर और 13 इयर्स तक के हमारे पास क्या होता है, ये स्टेज होता है। रिज़ॉल्यूशन ऑफ ऑडिबल कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने आपको बताया कि अपोज़िट जेंडर के लिए उसका क्या हो जाता है ख्वाहिशात पैदा हो जाते हैं। तो इसमें वो जो क्या हो जाते हैं रिज़ॉल्यूशन मतलब वो कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? सेक्सुअली ड्राइव्ड channeled into socially appropriate activities such as school work and sports. ये स्लाइड सही तरीके से नहीं दिख रहे, अगर थोड़े-से मिस्टेक हो जाए तो वो आप फिर ज़रा देख लें, ठीक है? इसमें ये होता है कि मतलब कि वो बच्चा जो होता है वो सोशली एक्टिव हो जाता है। मतलब अगर 11 ईयर का बच्चा है, वो बाहर जाता है, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है या मदरसे जाता है या स्कूल जाता है, वो सोशली क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो उसके लिए जो ऑडिबल कॉम्प्लेक्स है वो इस पे फिर इतना फ़ोकस वो नहीं करता। इसमें ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है? अपने ये याद रखना है। फिर हमारे पास है जेनिटल। अब जेनिटल में ये याद रखना है कि ये हमारे पास प्यूबर्टी से लेकर जो हमारे पास जिस स्टेज तक हम ज़िंदा होते हैं, उस तक हमारे पास कौन-सा स्टेज होता है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं जेनिटलियल कहते हैं। ये हमारे पास 11 से लेकर 13 ईयर तक होता है, ठीक है? ये जो है ना हमारे पास क्या है फाइनल स्टेज है हमारे पास, ठीक है ये? इसमें आपने ये याद रखना है कि इस जेनिटलियल में हमारे पास एक स्ट्रांगली सेक्सुअली डिज़ायर वो हमारे पास ख्वाहिशात पैदा हो जाती है अपोज़िट सेक्स के सामने, ठीक है? और ये हमारे पास एक फाइनल स्टेज है एमसीक्यूज़ के लिए आपने ये भी याद रखना है इसके साथ, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रीवियस स्लाइड समझ आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डालें थे, ठीक है? अभी हम पढ़ते हैं कि प्रेयर्स ने जो थ्योरीज़ पेश की थी उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं। साइकोएनालिटिक थ्योरी इंक्लूड्स मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि साइकोएनालिटिक हमारे पास क्या होता है, ठीक है? उसमें हमारे पास क्या-क्या थ्योरीज़ उसने पेश की थी, स्ट्रक्चरल थ्योरी पेश की थी, लिबार्ड जो है ना थ्योरी ये पेश की थी, टोपोग्राफिकल थ्योरी उसने पेश की थी और थ्योरी ऑफ नार्सिसिज्म। ये 4 इसमें से एक भी आप उठा के मतलब क्या अब एक एमसीक्यूज़ में आ गया ना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रीवियस थ्योरी? इसमें अगर एक भी नाम दिया है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे या सब इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि 2 दे और 2 का ना दे के इसमें आपने बोथ ए एंड बी तो ये आपने याद रखने हैं कि कौन-कौन से थ्योरीज़ उसने पेश की थी। अभी हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल थ्योरी में हमारे पास इड आता है, ईगो आता है और सुपर ईगो आता है। अच्छा, इड हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा कि इड हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है वो एक चीज़ के पीछे पड़ जाता है, वो ये नहीं देखता कि ये मेरे लिए सही है या नहीं सही या मैं इसको कैसे हासिल करूँगा, उसके बारे में ये कुछ भी नहीं सोचता, उसको हम क्या कहते हैं इट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है ईगो, ईगो में हम अब ये बच्चा क्या करता है कि उसको रियलिटी में आने की कोशिश करता है, रियलिटी में ये चीज़ें होता है। मतलब अगर इड में मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक बच्चा है उसको एक किनोला पसंद आया है, तो वो उसके लिए अभी ईगो में वो क्या करेगा, एड में तो वो दुकानदार को रोता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो दुकानदार उसको ये नहीं देता। अब ईगो में हमारे पास इस तरह हो जाता है कि ये बच्चा जो है ना रियलिटी में आ जाता है। ईगो में अब ये क्या करेगा कि घर पे आएगा, अम्मी को कहेगा, अब्बू को कहेगा कि मुझे पैसे दे, मैंने खिलौना लेना है। तो अब ये ईगो में आ गया, ठीक है? सुपर ईगो में हमारे पास क्या हो जाता है कि ये बच्चा हमारे पास सोशली एक्टिव होता है, सोशली भी कुछ सीखता है कि मुआशरे में लोगों के साथ बैठता है,
क्या च मैंने इसके साथ कैसे सलूक करना है, इन लोगों के साथ कैसे सलूक करना है, इनके साथ कैसे रहना है। सब वो सीखता है, अपने पेरेंट्स से भी सीखता है, अपने पीयर्स जो रिलेशनशिप है, फ्रेंड से भी सीखता है और जो अपनी सोसाइटी के लोग हैं, उससे सब कुछ सीखता है और फिर उसको अपनी लाइफ में आके उसको क्या करता है, बिहेवियर में शो करता है। वो हमारे पास किस चीज़ में आता है, सुपर ईगो में आता है, ठीक है? फिर हमारे पास इसमें आता है कि लिबिडो थ्योरी। लिबिडो थ्योरी जो हमारे पास इस तरह है ना कि जैसे एक इंसान को भूख लगती है, तो वो खाना खाता है। जैसे एक इंसान को प्यास लगती है, तो वो पानी पीता है। इस तरह एक इंसान को सेक्स की भी ज़रूरत होती है। ये फ्रॉइड ने कहा था, इसको हम क्या कहते हैं, लिबिडो थ्योरी कहते हैं, ठीक है? प्लस फ्रॉइड ने इसमें ये कहा था कि ये जो अब ये गलत काम कर रहा है, इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए होता है, लेकिन ये इसके ज़हन में क्या होता है। मतलब इसके लिए ज़हन में होता है, फिर ये एनर्जी यूज़ करता है और अपना जो लिबिडो है, उसको क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है? फिर हमारे पास आता है कि टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, ये आपने याद रखने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसमें हमारे पास आ जाता है कि कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो है कि अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, अभी मुझे पता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आप लोग को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, आपको पता है। कॉन्शियस में इस तरह होता है कि आप एक बंदे से सवाल करते हो, वो आप आपको क्या करता है, डायरेक्टली जवाब देता है कि हाँ, ये मैं हूँ, ये काम कर रहा है। ये इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि प्रेज़ेंट में जो हम काम करते हैं, वो डायरेक्टली अभी अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि आप क्या कर रहे हो? तो आप मुझे कहो कि मैं ये कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है? कॉन्शियस माइंड है। प्री कॉन्शियस माइंड हमारे पास क्या है? इसमें अगर मैं किसी से क्वेश्चन करूँ तो वो सोचेगा नहीं कि हाँ, ये ऐसा तरह है या इस तरह है, वो सोचेगा नहीं। प्री कॉन्शियस का मतलब ये है, इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके अब्बू का नाम क्या है? तो आप तो सोचते नहीं है कि मेरे अब्बू का नाम ये है, फलाना है, वो फलाना है। तो आप मुझे डायरेक्टली बता देते हो कि हाँ, अवेश भाई मेरा जो अब्बू का नाम है वो ये है। तो ये हमारे पास किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल हो गई? प्री कॉन्शियस की, ठीक है? फिर हमारे पास है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या है? अनकॉन्शियस में हमारे पास क्या हो जाता है कि आप जो है ना, एक चीज़ आपको बिल्कुल भी याद नहीं होता। आपने याद की हो लेकिन वो आप क्या हो आपसे क्या हो जाता है, आपके माइंड से वो स्किप हो जाते हैं और फिर आप उसको क्या करते हो, याद करने की कोशिश करते हो और प्रेज़ेंट में लेके आते हो। इसको हम क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ अभी आपको ये समझ आया होगा, ठीक है? फिर हमारे पास है थ्योरी ऑफ नार्सिसिज़्म। नार्सिसिज्म इसका मतलब ये है कि एक बंदा अपने आप को बहुत ऊँचा समझता है इसमें, कि वो कहता है कि हूँ तो बस मैं हूँ। ये बाकी लोग जो है ना, ये पालतू लोग हैं और अगर मैं हूँ तो बस मैं हूँ। लेकिन आपने इसमें क्या याद रखना है, अगर एक बंदा है ना, अभी एक हमारे क्लास का एक बंदा है, वो कह रहा है कि आप लोग बहुत नाकाबिल हो और मैं काबिल हूँ और आप लोग ये याद नहीं कर सकते, मेरा इतना जीपीए आया है, ये सब कुछ। लेकिन आपने ये बात रखना है कि वो कर सकता हो। ऐसा ना हो कि आप भी कहो कि बस हूँ तो मैं हूँ, लेकिन आप किसी चीज़, किसी काम के काबिल नहीं हो। लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, नार्सिसिज़्म में फिर नहीं आता। नार्सिसिज़्म में हमारे पास वो आता है कि वो कहे कि हाँ, मैं हूँ, लेकिन वो असल में फिर वो हो, कि हाँ, इसमें ये क्वालिटी है तो ये है, ठीक है? फिर इसके हमारे पास 2 टाइप्स है, एक हमारे पास प्राइमरी नार्सिसिज़्म है, एक हमारे पास सेकेंडरी है। ये जो प्राइमरी नार्सिसिज़्म है, ये हमारे पास चिल्ड्रन में ख़ास होती है और जो हमारे पास सेकेंडरी नार्सिसिज़्म है, ये हमारे पास एडल्ट में ख़ास होती है, ठीक है? ये नार्सिसिज़्म जो है ना, ये खुद से बहुत मुतासिर होता है, लेकिन वो बंदा जो होता है ना, वो काबिल भी होता है। अगर वो दावा कर रहा है कि मैं काबिल हूँ, लेकिन फिर ये भी होता है कि वो काबिल भी होता है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं, नार्सिसिज़्म कहते हैं, ठीक है जी? अब हम आते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में हमारे पास है एट अनकॉन्शियस प्लेजर प्रिंसिपल। एट को इन्होंने क्या किया है कि फ्रॉइड ने इसको अनकॉन्शियस से रिलेट किया हुआ है कि एट हमारे पास किस चीज़ में आता है, अनकॉन्शियस में आता है। तो ये पेपर में आ सकता है कि एट हमारे पास अनकॉन्शियस में आता है, ईगो जो है ना कॉन्शियस में आता है, सुपर ईगो हमारे पास प्री कॉन्शियस में आता है। तो अपने ये याद रखना है, ठीक है? प्लेजर प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि प्लेजर इससे वो क्या कहते हैं, खुशी लेता है। प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग विश फुलफिलमेंट, कि वो अपने जो विश है वो उसको क्या करता है, प्राइमरी फोकस उसका क्या होता है कि वो जो विश है उसका वो उसको पूरा कर लेता है हर हाल में, कि आई वांट इट नाउ। बस ये चीज़ जो है ना मुझे चाहिए, कैसे भी चाहिए, बस आप जो भी करो लेकिन ये चीज़ मुझे क्या है, चाहिए। इंस्टेंट ऑफ ग्रेटिफिकेशन, इसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि बहुत जल्दी वो ग्रेटिफिकेशन मान लेता है। Part of the iceberg that is
सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। ये हमारे पास क्या है कि आइसबर्ग का एक टुकड़ा है जो वाटर की अंदर छुपा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि पार्ट ऑफ आइसबर्ग दैट इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, तो ये हमारे पास क्या होगा, एड भी होगा और अनकॉन्शियस भी होगा, आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ए ऑप्शन में एड दिया हो और बी में अनकॉन्शियस दिया हो और सी में बोथ दिया हो, तो आप फिर क्या करेंगे, सिर्फ एड को नहीं सेलेक्ट करेंगे ना कि अनकॉन्शियस को, आप फिर क्या करेंगे, बोथ को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि आइसबर्ग की एक हमारे पास एक टुकड़ा है जो हमारे पास वाटर की क्या है, अंडर है, बीनीथ है, ये दिखाई नहीं देता, ठीक है। फिर हमारे पास है, हम ईगो पे आते हैं कि ईगो में हमने पढ़ा कि ये अब इसको क्या होता है कि वो सोचता है कि उसको ये सही काम है और ये गलत काम है। ईगो में वो ये थिंक करता है, ठीक है। व्हाट आर द रियल वर्ल्ड consequences ऑफ माय एक्शन, कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये इसका क्या असर होगा, अगर ये काम अच्छा है या बुरा है, तो ये इसके बारे में क्या करता है, सोचता है, ठीक है। सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग रियलिटी टेस्टिंग, इसमें वो क्या करता है, सोचता है और रियलिटी को टेस्ट करता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे ये होगा, अगर ये काम किया तो ये होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दैट इज अबव वाटर एंड अवेयर ऑफ रियलिटी, ये हमारे पास क्या है, वो जो एक था वो अंडर द वाटर था, ये जो है ना अबव द वाटर है, ये जो है ना हमें शो होता है कि आइसबर्ग का जो अबाउ द वाटर जो है ना, वो हमारे पास किस कौन सी चीज़ है, वो हमारे पास ईगो है और कॉन्शियस है। कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एक्शन करता है, उस वो जो एक्शन करता है उसके बारे में ये थिंक करता है कि ये हमारे पास सही है या गलत है। तो हमारे पास वो किस स्टेज में करता है, वो ईगो स्टेज में करता है, ठीक है। फिर हमारे पास सुपर ईगो है, प्री कॉन्शियस है, मॉडल मोरालिटी प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सुपर ईगो में वो क्या करते हैं कि अपने जो दोस्त है या अपने पेरेंट्स है या अपने जो वो लोग हैं, तो उससे वो क्या कहते हैं, अपनी मोरल जो है ना, अपने बिहेवियर जो है ना वो सीखता है और फिर वो अपनी लाइफ में यूज करता है। व्हाट इज द प्रॉपर वे ऑफ बिहेव, कि किसी के साथ कैसे बिहेव करना है, वो सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसमें इसको क्या हो जाता है कि रॉन्ग और गलत और सही की, इसको इस स्टेज में क्या हो जाता है कि उसको पता चलता है कि ये काम सही है और ये गलत है। पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दैट इज जस्ट अंडर द वाटर बट कैन समटाइम द सरफेस, इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि ये भी अंडर द वाटर होता है, लेकिन समटाइम ये क्या हो जाता है कि सरफेस पे आ जाता है, कि कभी कभी ये दिखाई भी देता है, ठीक है जी। या सुपर ईगो क्या करता है, ये ईगो को बताता है कि प्रॉपर वे देता है ईगो को, कि अच्छा आपको ये चीज़ चाहिए, जो एट को जो चीज़ चाहिए उसको एक प्रॉपर वे देता है। ईगो में ये इसको ईगो को कहता है कि इसको एड में जो चीज़ चाहिए उसको आप प्रॉपर वे दो। मतलब ईगो में मैंने आपको बताया कि ये जाके अम्मी को कहता है या अब्बू को कहता है कि मुझे पैसे दे, मैंने वो खिलौना लेना है। तो ये सुपर ईगो क्या करता है, इसको गाइड करता है, ठीक है? वे देता है। ठीक है जी? अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपने ये इसको अपने एक-एक वर्ड को आपने देखना है, ठीक है? प्रीवियस राइटिंग, ये किसने भी एक्सप्लेन नहीं किया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, तो ये आप अपने साथ नोट किया करें, ठीक है? अपने डेट के साथ जो स्टडीज़ ऑन हिस्टीरिया है, ये 1895 में किया था, इंटरप्रिटेशन, ये जो जितने भी डेट है, ये आपने याद रखनी है, लेकिन मैं आपको थोड़े-से बता देता हूँ कि स्टडी ऑन हिस्टीरिया क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम क्या होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था, लेकिन फिर इसमें थोड़े-से न्यू जो है ना, वो है, ठीक है? तो स्टडी ऑन हिस्टीरिया का क्या मतलब है? इसमें इस तरह होता है कि हमारे बॉडी में हमारे पास क्या हो जाता है कि बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम आ जाता है और फिर हम उसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसमें हम जो है ना, ये फ्रॉइड ने एक ऐसी चीज बनाया था कि इसमें बंदा जो है ना वो सोचता है कि जो उसका जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाता है, फिर वो क्या करता है, वो अपने साइकोलॉजी की प्रॉब्लम से वो उसके साथ फिर उससे क्या हो जाता है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको आया है, उससे साइकोलॉजी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये उन्होंने बताया था। अब फ्रॉइड ने इसमें थोड़ी-सी एडिशन की थी, कि इसमें एडिशन उसने ये की थी कि इसमें इस वजह से भी हिस्टीरिया हो जाता है कि अगर एक बंदी का जो माज़ी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक गुज़री है और वो उसकी बात बहुत बार-बार सोचता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, हिस्टीरिया होता है और इस हिस्टीरिया के लिए उन्होंने
थेरेपी रखी थी, तो उन्होंने फिर इसके लिए क्या कहते हैं, ये एक बुक लिखा है स्टडी ऑन हिस्टीरिया और ये उन्होंने कब किया था? 1895 में किया था, ठीक है? ओके, समझ आ गया? इसमें इस तरह होता है, एक दोबारा बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टीरिया कहते हैं। फिर फ्रॉइड ने इसमें ये भी ऐड किया था कि अगर किसी की माज़ी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक गुज़री हो, मतलब उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ देखी हो और फिर वो उसको याद करता है, तो इसकी वजह से भी वो क्या हो जाता है? हिस्टीरिया का, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या हो जाता है? शिकारी हो जाता है। फिर उन्होंने इसके लिए क्या था? थेरेपी किया था 1895 में, ठीक है? ये उन्होंने स्टडी किया था। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, इसका मतलब ये है कि फ्रॉइड ने क्या किया था? 1900 में को इसको क्या कहता है? प्रेज़ेंट किया था। इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में कि इसमें बंदा जो है ना, अपने जो ख्वाब होते हैं उसकी बदौलत ये क्या करता है, अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको उसको सॉर्ट आउट करने में क्या जा मिलता है, मदद मिलता है। उसको जो अपने ड्रीम्स देखता है उसकी क्या कहता है, तशरीह करता है। तो ये हमारे पास इस थ्योरी में आता है, ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है द साइको पैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, 1901 में इसको पेश किया था। इसमें ये आ जाता है ना स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास रोज़मर्रा की जितनी भी गलतियाँ होती है, वो इसमें आ जाती है कि द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें हमारे पास हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी गलतियाँ करते हैं, उसमें ये आ जाती है कि अगर हमारे पास एक इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये देख सकता हूँ कि आपसे एक चीज़ गुम हो जाए, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ की, ठीक है? फिर हमारे पास आता है कि जोक्स एंड देयर रिलेशन टू द अनकॉन्शियस, ये हमारे पास इन्होंने क्या कहते हैं 1905 में इसको प्रेजेंट किया था। इसका मतलब ये है, ये पीरियड इसमें ये कहना चाहता था कि बाज़ औक़ात लोग इस तरह की सिचुएशन में हो जाती है कि वो लोगों को इस तरह नहीं कह सकते कि हाँ, मैं अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको ये दे दूँ, आज की जनरेशन में अगर आप किसी से आप मतलब लिविंग करते हैं, तो आप उससे डरते हो कि हाँ, मैं अगर इसको ये बता दूँगा, तो ऐसा ना हो कि इससे कोई प्रॉब्लम बन जाए। तो आप इस तरह करते हो कि जोक्स-जोक्स में उसको कुछ कह देते हो या इस तरह का कुछ हो जाता है, तो आप वो जो अपने की बात है, वो अपनी अपनी संजीदगी किसी के साथ नहीं कर सकते, वो अपने जोक्स में कर दिया। तो ये इसका जो है ना, इस तरह इसका ये मतलब है, ठीक है? फिर हमारे पास आता है कि 3 ईज़ी एसे ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी। थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी ये है कि सेक्सुअलिटी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बंदा बड़ा हो जाता है, फिर उसको जो है ना डिज़ायर वो होते हैं। बचपन में भी क्या हो जाता है, एक बच्चे को ज़रूरत होती है सेक्स करने की, मतलब इसको सेंस नहीं होता, लेकिन बाकी ये जो होता है ना, उसको भी डिज़ायर होती है बच्चे को, ठीक है? इसका ये मतलब है। फिर इसका ये लास्ट जो है ना, बिहाइंड द प्लेज़र प्रिंसिपल, ये आप याद रखें कि ये क्या कहते हैं, इसमें फ्रॉइड ने ये बताया था कि जो इंसान है ना, ये सिर्फ़ खुशी के लिए वो अपना लाइफ़ नहीं जीता, उसके लिए मेहनत नहीं करता। ये अगर इस पे वो सख्ती आ जाए या लाइफ़ से इस तरह के सिचुएशन से वो गुज़र जाए, फिर ये क्या करता है कि अपने आप को मारने पर भी आ जाता है। तो ये बियॉन्ड द प्लेज़र, इसमें हमारे पास 2 मतलब इसकी कैटेगरी आ जाती है कि इसमें एक जो है ना, एक 2 किस्में आती है इसमें। एक हमारे पास ये आता है कि एक इंसान अपनी खुशी के लिए वो क्या करता है, मेहनत करता है और एक जो होता है ना, वो लाइफ में इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाता है, उसका कोई ऐसा रिलेटिव मर जाता है या लाइफ में ऐसे केस हो जाता है कि वो उससे बहुत बड़ा डिसहार्ट हो जाता है। तो फिर वो अपने आप को क्या करता है, तबाह करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास किस चीज़ में आता है, बियॉन्ड द प्लेज़र प्रिंसिपल में आता है, ठीक है? और ये कब किया था उसने 1920 में किया था, ठीक है जी? फिर हम इस पे आते हैं कि कंक्लूजन इसका क्या है, देयर हैव बीन मेनी रिवीजन एंड एडिशन टू साइकोएनालिटिक थ्योरी सिंस पीरियड टाइम। अभी ये जो है ना, इसमें ये लोग जो है ना, एक रिवीजन भी कर रहे हैं और इसके साथ क्या कर रहे हैं, एडिशन भी कर रहे हैं, जो पीरियड्स के टाइम से लेकर अभी तक जो जितने भी एनालिटिकल थ्योरीज है, ठीक है, उसमें एडिशन भी हो रही है और ये लोग रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि Freud's theory explained the concept of love, health, childhood, family, relations, civilization, sexuality, fantasy, conflicting emotion, etc. फ्रेड ने अपनी थ्योरीज जो पेश की थी, उसमें उसने लव पे थ्योरी पेश की थी, हेल्थ पे थ्योरी पेश की थी, चाइल्डहुड पे की थी,
के फैमिली की जो रिलेशंस है, उस पे पेश की सिविलाइज़ेशन सिविलाइज़ेशन का मतलब ये है कि जो हमारी त तहज़ीब व तमद्दुन होते हैं, उस पे उसने क्या कहता है सिविलाइज़ेशन पे भी थ्योरी उसने पेश की थी। सेक्सुअलिटी पे पेश की थी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड स्लाइड में समझाया कि कैसे। पेंटेंसी जो है ना, ये हमारे पास क्या है, एक तस्वुर होता है, उस पे भी उसने क्या किया था, थ्योरी पेश किया था। कंप्लेंटिंग इमोशंस पे भी किया था। कंफ्लिक्ट हम किस चीज़ को कहते हैं? तनाज़े को कहते हैं। इमोशन में जितने भी हमारे पास तनाज़े आते हैं, उसमें भी उसने क्या किया था वो अपना थ्योरी पेश किया था। अब हम आते हैं कि बिहेवियरिज़्म। बिहेवियरिज़्म हमारे पास क्या है? जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि बिहेवियर हमारे पास वो होता है, जो हमारी इंटरनली फीलिंग होती है, वो हम एक्सटर्नली शो करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? बिहेवियरिज़्म कहलाता है, ठीक है? अब ये बिहेवियरिज़्म थ्योरी उन्होंने पेश किया था, तो इसमें कहते हैं कि बिहेवियरिज़्म इज़ द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब इसको ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इस वजह से कहते हैं कि इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया था, लेकिन प्लस आपने ये बात रखनी है कि एक वजह से किया था। मतलब किसने ये नहीं कहा था कि अगर कोई हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो किसी ने कहा था कि ये मौत पे मुश्तमिल है, किसने कहा था कि ये इस पे मुश्तमिल है, इस अर्गन पे। लेकिन सबने इस वन वे पे कहा था कि हाँ, ये चीज़ ऐसा है, तो ये ऐसा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हम इसको कहते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक वे पे और एक चीज़ पे काम किया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है? तो साइकोलॉजी पे किया था, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इसमें हम क्या कहते हैं? जो बिहेवियर है ना, उस पे हम फोकस करते हैं। व्हाट वन कैन डू एक्सटर्नली टू ब्रिंग आउट अबाउट बिहेवियर चेंजेस इट डज़ नॉट एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क्स। इसमें हम माइंड को नहीं देखते कि इसका माइंड जो है ना, वो कैसे वर्क करता है। इसमें हम सिर्फ जो हमारे पास बिहेवियर होता है, उसको हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? कंपेयर्ड टू ऑब्जर्वेबल एंड मेज़रेबल बिहेवियर, कि इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारे पास बिहेवियर है, उसको क्या हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं और मेज़र करते हैं, ठीक है? फिर हम आते हैं कि क्लासिकल कंडीशन। ये हम मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्लासिकल क्या होता है, कंडीशन क्या होता है। ये हमारे पास पेओलो और जो वाटसन है, तो ये इन्होंने क्या किया था एक्सप्लेन किया था। अभी ये जो पेओलो था ना, ये हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम की वो करता था, स्टडी करता था, एक डाइजेशन था, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है ना, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं था। फिर ये जो पेओलो था ना, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट की थी, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट जो है ना साइकोलॉजी से मैच कर गया। तो ये जो वाटसन है ना, इसको ये जो पेओलो की जो उसने ये किया था, पेश किया था थ्योरी, तो उसको उठा के क्या किया बिहेवियर के साथ उसने क्या किया अटैच किया। अभी हम पढ़ते हैं कि क्लासिकल क्या होते हैं और कंडीशन क्या होता है। तो हम क्लासिकल ये हमारे पास वो चीज़ें होते हैं ना, इसमें हमारे पास ये चीज़ें आती हैं क्लासिकल में कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें होते हैं, बातें होते हैं, लेकिन हम अभी भी उसको करंटली जो लाइफ है उसमें अभी भी वो क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये दे सकूँ कि अगर पुराने ज़माने में एक ऑपरेशन का तरीका था, अभी भी वो उसको फॉलो करते हैं, तो ये हमारे पास किस चीज़ में आते हैं, क्लासिकल में आते हैं। अब ये क्लासिकल यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि पहले ने जो थ्योरीज़ पेश की थी, वो हमारे पास अभी तक वो चल रहे हैं, उसमें कोई चेंजेज़ नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, क्लासिकल कहते हैं। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग यहाँ पे इस तरह है कि अगर मैं अभी अपनी अपने रूम में हूँ और अपने रूम में मैं कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ या तारक जमील साहब का जो तकरीर है, मैं वो सुन रहा हूँ। अभी मैंने ये सुन लिया, अभी मैं किसी के घर जा रहा हूँ या कॉलेज जा रहा हूँ और रास्ते में मैंने कार में देखा कि वहाँ पे ये सॉन्ग लगा हुआ है या तारक जमील साहब के जो बयान है, वो लगा हुआ है। अभी जो मैं वो सुन रहा हूँ, तो मेरे माइंड में आता है कि हाँ, ये सॉन्ग तो मैंने सुना था जब मैं अपने रूम में था। या इस तरह, तो वो जो 2 चीज़ें होते हैं वो अपने आपस में क्या करता है मिलाता है, उसको हम क्या कहते हैं कंडीशनल कहते हैं, ठीक है? अब अगर हम लर्निंग की बात करें, तो अगर आप इनक्रेडिबल विजुअल हमारे पास एक हेल्थ असेसमेंट की बुक है ना, तो हमारे लिए भी ये है और बच्चों के लिए भी हम एग्ज़ाम्पल दे दूँगा। लेकिन हमारे लिए अभी ये है कि हमारे पास हेल्थ असेसमेंट की इनक्रेडिबल विजुअल अगर आप वो स्टडी करो ना,
तो उसमें आपको इंग्लिश में भी राइटिंग की है और साथ में उसको भी पिक्चर भी दिया हुआ है। तो ये क्या है कि राइटिंग भी की है और साथ में पिक्चर भी दिया हुआ है। ये एक-दूसरे को क्या करता है कनेक्ट करता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ये भी क्या है हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है? अब ये बच्चों में क्या करते हैं मतलब कि बच्चे जो होता है ना ये हमारे पास हम बच्चे को जब स्कूल लेके जाते हैं, तो उसकी जो बुक्स होते हैं ना उसमें एप्पल भी लिखा होता है और साथ में उसको एप्पल की जो शेप है वो भी रखा होता है कि वो क्या करे बच्चे को आसानी के साथ उसको समझ आ जाए, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है कंडीशन है, कंडीशन हमारे पास ये है कि 2 चीज़ें आपस में मिलाते हैं, ठीक है? अब ये पेलो ने पेश किया था तो पेलो ने इसे क्या किया था कि पेलो ने एक डाक को लिया था और वो डाक को इस तरह ट्रेन किया था कि जब वो बेल बजाता था तो फूट देता था और साथ में वो बेल बजाता था। अभी ये जब बेल बज जाती थी तो वो डाक जो है ना उसके मुँह में सलाइवेशन पैदा होती थी और ये जब जो पेलो था ये जब ये बेल बजाता था तो इस तो ये डाक को क्या करता था ये जो है ना गोश्त दे देता था उसको। इसमें इस तरह किया था पेलोनो के एक डाक था, उसको इसने हमारे पास 3 चीज़ें इसमें लिया था। एक हमारे पास डाक था, एक हमारे पास बेल था और एक हमारे पास क्या था, गोश्त था। अब ये पहले पहले दिनों में उसने क्या किया कि डाक को इस तरह उसने बिहेवियर दी कि जब मैं घंटी बजाऊँगा तो आप इसको क्या करेंगे, इसको ये समझिए कि मेरे का खाने का टाइम हो गया है। तो जब ये डक जो है ना गोश्त को देखता था, तो उसके मुँह में क्या आ जाती थी, सलाइवेशन आ जाती थी। अभी पेलो ने उसको क्या किया कि अगर वो बेल ना बजाता तो फिर भी वो उसकी जो डक की सलाइवेशन है, फिर भी वो स्टार्ट होती थी। तो ये हमारे पास क्या है, एक बिहेवियर है, जो वो शो करता है। जब जो भी मतलब बच्चे होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि बिहेवियर जो आप एनवायरनमेंट से जो लोग सीखते हैं, फिर वो उसको क्या करते हैं, बिहेवियर में लाते हैं, ठीक है? अब हमारे पास आता है कि ऑपरेंट कंडीशन हमारे पास क्या है, ये स्किनर ने हमारे पास पेश किया था। इसमें ऑपरेंट कंडीशन में हमारे पास इस तरह होता है ना कि इसमें हम वो कुछ इस तरह करते हैं कि जो हमें इसमें कुछ इस तरह के काम करते हैं जो अच्छे होते हैं, तो फिर वो जो अच्छे काम होते हैं वो हम बार-बार करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं ऑपरेंट कंडीशन कहते हैं, ठीक है जी? ऑपरेंट कंडीशन में हमारे पास इस तरह होते हैं कि अगर हम एक काम करें, अगर वो हमारे लिए अच्छा है, तो हम बार-बार करेंगे, अगर वो अच्छा नहीं है, तो हम बार-बार फिर उसको नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे डिक्लाइन करेंगे। इसमें हमारे पास 2 चीज़ेज़ आ जाती है कि एक हमारे पास रिइंफोर्समेंट आता है और एक पनिशमेंट आता है। कि रिइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने एक काम किया, तो वो क्या है अच्छा है, तो मैं उसको क्या करूँगा बार-बार करूँगा। पनिशमेंट ये है कि अगर मैंने एक काम अच्छा नहीं किया तो मैं उसको क्या करूँगा डिक्लाइन करूँगा, ख़त्म करूँगा। ठीक है? तो ये जो है ना हमारे पास ये पनिशमेंट है। तो फिर हमारे पास रिइंफोर्समेंट में 2 चीज़ेज़ आते हैं। एक हमारे पास पॉज़िटिव आता है, एक हमारे पास नेगेटिव आता है। पॉज़िटिव का ये मतलब है कि अगर मेरे बाबा है ना मुझे कहते हैं कि अवेश अगर तूने अच्छा जीपीए लिया तो मैं आपको क्या करूँगा मोटर बाइक दूँगा। तो ये मेरे बाबू ने हमें मुझे एक बात बताई तो मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जीपीए अच्छा आ जाए, तो मुझे बाबा क्या करेंगे फिर हम मुझे बाइक गिफ्ट करेंगे, ठीक है? ये हमारे पास क्या है पॉज़िटिव रिइंफोर्समेंट है। अब नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट ये है कि अगर मैं किसी वजह से मेरा जीपीए नहीं आया या मेरा जीपीए जो बाबा ने कहा था वो नहीं आया, तो इसमें हमारे फिर बाबा मेरे क्या करेंगे जो मोटरसाइकिल मुझे वो जिसने दी थी, वो मुझसे वापस लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है। अच्छा फिर हमारे पास आता है कि पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट ये है कि अगर मैं कोई के इस तरह का काम करूँ और उसमें कोई मुझे वो दे सज़ा दे, तो फिर मैं वो क्या करता हूँ, वो काम नहीं करता फिर। अगर इस तरह है कि अगर मैंने कोई चीज़ चोरी कर ली और मेरे अम्मी अम्मी जो है ना, वो मुझे मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, तो फिर मैं वो चोरी कभी भी नहीं करूँगा। तो ये हमारे पास क्या है पॉज़िटिव पनिशमेंट है। नेगेटिव पनिशमेंट हमारे पास क्या है कि एक बच्चा है वो सारा दिन क्रिकेट खेलता है, सारा दिन लगा होता है, सारे दिन वो लगा रहता है कि क्रिकेट खेलते हैं बस और कुछ काम ही नहीं करता। तो ये वालिदैन जो है ना ये क्या करते हैं, उसका जो क्रिकेट खेलना होता है वो बिल्कुल भी खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि आपने सिर्फ़ घर से अगर निकलना है तो आपने सिर्फ़ स्कूल जाना है और जो आपका मदरसा है सिर्फ़ वहाँ आप जा सकते हो। आप क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज़ हो सकता है कि नेगेटिव पनिशमेंट में और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या फ़र्क है?
नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में ये है कि जो चीज़ है ना, ये हम इससे क्या करते हैं परमानेंटली ख़त्म करते हैं कि अब नहीं जाना है तो नहीं जाना है। जब तक कुछ बनना नहीं है, तो आपने कुछ भी क्रिकेट और ईटीसी नहीं खेलनी है। और जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि उस जो मोटरसाइकिल है, वो लेते हैं। तो वो अगर मैं कोशिश करूँ और मेरा जीपीए फिर से मैं अच्छा करने की कोशिश करूँ, तो मुझे वो फिर से मिल सकता है, ठीक है? तो ये इसमें फ़र्क है। अच्छा स्टूडेंट, आज के लिए ये काफ़ी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।